हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में। आज हम क्लास 10वीं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस चैप्टर के इस लेसन के कुछ अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। यहाँ MCQs में वैसे एग्ज़ाम में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो सही वाला ऑप्शन है उसी को लिखा हुआ है। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब जर्मनी में हिटलर का शासन रहता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की टाइम की बात है, उस समय हिटलर जर्मनी में और फिर उसके बाद में नेदरलैंड्स में यहूदियों को चुन चुन के मारते भी हैं हिटलर और उनकी जो सेना होती है, और उनको बहुत ब्रुटालिटी भी उनके साथ की जाती है, ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता है, क्रूरता दिखाई जाती है उनके ऊपर। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। ये जो लड़की है एन फ्रैंक, इसका पूरा नाम है एनालीज मैरी फ्रैंक, और ये 13 साल की ही होती हैं जब ये डायरी लिखती हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं ये। लेकिन इनकी जो लिखी गई डायरी है जब इनके पापा को मिलती है तो उनको लगता है कि ये डायरी में जो चीज़ें लिखी गई हैं ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है और एक ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो वैसा ही होता है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा, पूरी दुनिया के लोगों द्वारा पढ़ा गया है इस डायरी को बाद में। तो उसी पे से चैप्टर लिया गया है। हम देखते हैं इसके MCQs। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डायरी। देखिए, जो एन होती है इसको हम ANNE एन पढ़ेंगे, एन। तो जो एन होती है वो अपनी डायरी को एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह रखती है और उसको एक नाम देती है। तो वो डायरी को क्या नाम देती है, यदि क्वेश्चन आएगा तो किटी, KITTY, किटी। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन डायरी को रखना या डायरी को लिखना क्यों शुरू करती है। तो उसकी फैमिली में वैसे बहुत सारे सदस्य हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुत अकेला सा फील होता था। वो अपने इमोशंस किसी को भी जाहिर नहीं कर पाती थी खुल के। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर है नो क्लोज फ्रेंड्स। उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या रियल फ्रेंड जिसे वो बोल सके नहीं था, इसीलिए वो डायरी रखती है। तीसरा है शी स्टार्टेड द डायरी विद इंट्रोडक्शन। देखिए, क्वेश्चन तो इतना ही है, शी स्टार्टेड द डायरी विद, वो डायरी को किस चीज़ से शुरू करती है। तो हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इंट्रोडक्शन। वो डायरी को इंट्रोडक्शन से शुरू करती है। अभी इंट्रोडक्शन के अलावा और क्या आ सकता है ऑप्शंस में, लाइफ स्केच। वो अपना लाइफ का कुछ हिस्ट्री, कुछ लाइफ का डिटेल देती है, अपने लाइफ का और अपने परिवार फैमिली की हिस्ट्री का। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो ऐसा क्यों करती है, वो डायरेक्टली डायरी लिखना शुरू क्यों नहीं करती, तो वो इंट्रोडक्शन इसलिए देती है कि लोग उसको, उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को अच्छे से समझ पाएँ। ये इसका रीज़न है। फिर है विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। उसे किस सब्जेक्ट में पास होने की उम्मीद नहीं थी, तो वो सब्जेक्ट है मैथ्स। इसके कुछ और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, इंग्लिश या फिर साइंस, लेकिन हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैथ्स। बाकी सभी में उसको पास होने की संभावना थी, मैथ्स को छोड़ के। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड। मिस्टर कीजिंग उसके टीचर होते हैं, वो अनॉयड या फिर उससे चिढ़े हुए क्यों थे, उससे गुस्सा क्यों थे। शी वॉज टॉकेटिव। अभी यहाँ पे और ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि शी वॉज रूड, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, लेकिन, या शी वॉज डफर, लेकिन हमें शी वॉज टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत बातें करता है। तो यही सही ऑप्शन है, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, इसीलिए मिस्टर कीजिंग जो कि उसके टीचर थे वो उससे चिढ़े हुए थे, अनॉयड थे या नाखुश थे। सिक्स्थ, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी रिटन इन। अभी यहाँ पे एक शब्द और जुड़ सकता है, ओरिजिनली। मतलब व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। डायरी जो थी वास्तविक रूप में जब एन ने लिखा होगा तो किस भाषा में लिखा था उसने। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आएंगे, लेकिन हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है डच, DUTCH। डच भाषा में उसने डायरी को लिखा था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन। देखिए, जब इनके परिवार को पता चलता है कि हमें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा है जहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, जूइश लोगों को, खासकर यहूदी लोगों को, तो ये लोग हाइडिंग या फिर एक ऐसे स्थान में चले गए जहाँ वो छुप सकें। जो कि एन के जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में ही एक ऐसी जगह थी छुपने की। तो वो वहाँ कब गए थे, तो वो गए थे जुलाई 1942 में, जुलाई 1942 में।
8th है द डायरी वॉज गिवन टू एन ऑन। ये जो डायरी थी ये उसे किसने दी थी? तो ये डायरी उसे उसके जन्मदिन पे उसके पिताजी ने भेंट की थी, एक तरह से गिफ्ट। तो कब दी थी? हर 13th बर्थडे, ऑन हर 13th बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन के ऊपर। हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी? एन अपनी डायरी किसे पढ़ने दे सकती थी? मतलब एन क्या सोचती थी कि वो यदि डायरी किसी को पढ़ने को देगी तो किसे देगी? अ रियल फ्रेंड। उसने सोचा था एन ने कि यदि मुझे कभी ज़िंदगी में कोई रियल फ्रेंड मिले जो कि मेरा सच्चा दोस्त हो तो मैं उसको ज़रूर ये डायरी पढ़ने के लिए दूंगी, ना कि किसी और को। 10वां द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब देखिए जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजे गए तो 8 लोग थे, 4 तो ये फैमिली मेम्बर्स और 3 और एन के फ्रेंड्स थे और एक डॉक्टर भी था उनमें। तो जब इन 8 लोगों को न हुआ क्या कि वो जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से किसी व्यक्ति ने धोखा किया और इनकी जानकारी नाज़ी सेना को, हिटलर की जो सेना थी उन्हें दे दी कि यहाँ छुपे हुए हैं। फिर सेना अंदर आई, उन्होंने पूरा ढूंढा और इनको वहाँ से जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से निकाल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बहुत बुरी तरह से व्यवहार होता है, खाना नहीं मिलता है और बहुत दिन भर रात दिन काम कराया जाता है। तो वहाँ पे 7 लोग मर गए थे, लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन वहाँ से जिंदा बचा था। तो द ओनली सर्वाइवर, जो एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा उस ग्रुप में, वो था एन्स फादर, ऑटो फ्रैंक जिनका नाम था। एन्स फादर, एन के पिताजी, वही जिंदा बच पाए सिर्फ, बाकी सभी किसी कारण से मर गए थे। 11 है शी डिस्क्राइब्स हर फादर एज। एन, यहाँ पे शी का मतलब है एन, तो एन अपने पिताजी को किस तरह डिस्क्राइब करती है? तो द मोस्ट एडोरेबल फादर। अभी यहाँ आ सकता है ऑप्शन में द स्वीट फादर या द लविंग फादर या द क्रूएल फादर, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट एडोरेबल फादर ये इसका सही आंसर है। इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्यारे पिता। ओके, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट एडोरेबल फादर जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, क्योंकि उसने इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने पिताजी को डिस्क्राइब किया था। 12 है व्हाट वाज द किड्स बेट ऑन। अभी यहाँ पे देखिए बात हो रही है जो किड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ सकता है। बच्चे किस चीज़ पे शर्त लगा रहे थे? तो देखिए उसके स्कूल में, एन का जो स्कूल था उसकी क्लास में रिज़ल्ट ओपन होने वाले थे कि कौन बच्चा तो पास होकर अगले क्लास में जाएगा, कौन यहीं पे रह जाने वाला है इसी क्लास में। तो वो लोग जो शर्त लगा रहे थे, बेट लगा रहे थे, वो था हु वुड पास द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम को कौन कौन पास कर लेने वाला है, इस बात पे शर्त लग रही थी। वॉट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद। किस नाम से, वॉट नेम, उसकी, एन की बुक, किताब पब्लिश हुई, मतलब जब उसके पिताजी को उसकी डायरी मिली फिर उन्होंने उसको पब्लिश करवाया, तो किताब के रूप में पब्लिश करवाया, तो वो किताब किस नाम से पब्लिश हुई? सही आंसर है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यंग मतलब कम उम्र की, गर्ल मतलब लड़की। और देखिए 2 शब्द होते हैं, एक तो डायरी और एक डेयरी। अंतर क्या है? डेयरी आप सभी समझते हो, डेयरी प्रोडक्ट जहाँ पे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलते हैं उसको डेयरी बोलते हैं। तो उसकी स्पेलिंग होती है DAIRY, ये है डेयरी। और डायरी की स्पेलिंग में देखिए आप, डायरी जब भी लिखा जा रहा है तो आई पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, DIARY, ये डायरी है और ये डेयरी है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। फिर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक फॉर पनिशमेंट ऐसे। अब देखिए जब मिस्टर कीजिंग उसके टॉकेटिवनेस से बहुत परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बात करती है क्लास में, तो वो उसे पनिशमेंट में ऐसे लिखने के लिए टॉपिक देते हैं कि ये टॉपिक है तुम्हारा और तुम बहुत बात कर रही हो, इसीलिए तुम मतलब होमवर्क तो तुम्हें करना ही है, लेकिन साथ में तुमको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ जिसपे ऐसे भी लिख के लेके आना है। तो वो सोचते हैं कि इसको जब मैं इस तरह से ऐसे लिखने के लिए टॉपिक दूंगा तो ये परेशान होगी, सोचेगी कि मेरे को होमवर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जा रहा है तो कम बात करेगी। तो वो उसको 3 बार इस तरह से पनिशमेंट में ऐसे लिखने के लिए देते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट टॉपिक फॉर पनिशमेंट ऐसे। अभी ये किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया कि फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था पनिशमेंट ऐसे के लिए। तो पहला था टॉपिक अ चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स। अब देखिए ए चैटर बॉक्स, वैसे चैटर बॉक्स एक ही शब्द है,
ए चैटर बॉक्स हम उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते रहता है, बोलते रहता है, चाहे कोई सामने वाला रिस्पॉन्स करे या ना करे। हम सभी के कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, तो आप उसी को याद रख लो। अ चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन। तो उसको पहला टॉपिक उसके टीचर ने दिया, मिस्टर कीजिंग ने, अ चैटर बॉक्स। सेकेंड टॉपिक, अब वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे सेकेंड टॉपिक। इसका भी मतलब वही है कि सेकेंड टॉपिक फॉर पनिशमेंट ऐसे, मतलब उसको जब वो एक बार उसको टॉपिक दिया गया जब वो बहुत बात कर रही थी, फिर उसके बाद में अगली बार किसी और दिन फिर वो बहुत ज़्यादा बात करी हुई क्लास में, तब फिर वापस से एक और बार पनिशमेंट दिया। अगली बार टॉपिक था सेकंड टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जो कि इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, मतलब जब एक बार सज़ा मिल गई, एक ऐसे लिखने को दे दिया गया, वो ऐसे लिख के भी लेके आई, लेकिन अगली बार फिर वो क्लास में पढ़ाई के दौरान बात कर रही है, इसीलिए उन्होंने उसको क्या टॉपिक दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जो कि सुधारा ना जा सके, मतलब उसको बात करने से रोका नहीं जा सकता है सज़ा देने के बाद भी। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऐसे पूछे तो चैटर बॉक्स टॉपिक था, ए चैटर बॉक्स, फिर था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरा और आखिरी थर्ड टॉपिक, तीसरी बार जब उसने गलती की बात करने की तो उसको क्या टॉपिक दिया गया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अभी देखिए क्वैक एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा ध्वनि है, जब डक्स, आपको पता है बत्तख जो होती है वो क्वैक क्वैक करके उसकी साउंड निकलता है, मतलब जब वो चिल्लाती हैं या बोलती है तो बत्तखें बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते रहते हैं, तो वैसे ही क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मतलब उसके ऊपर एक तरह से हंसी उड़ाते हुए उन्होंने टॉपिक दिया था, पूरी क्लास इसको सुन के हंसने भी लगी थी। तो आपको ध्यान रखना है तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक को कैसे ध्यान रखोगे, यदि आ जाए थर्ड टॉपिक क्या था, थर्ड टॉपिक तीसरे नंबर के टॉपिक में 3 बार क्वैक 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 आएगा। ओके, 17वां जो क्वेश्चन है वो है एन डाइड ऑफ, एन किस चीज़ से मर गई, तो हमें ध्यान रखना है मार्गोट उसकी बहन और ये एन दोनों ही टाइफस नामक बीमारी से मरे थे। टाइफस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जब हमें काट लेते हैं उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में और इंसान मर जाता है कुछ दिनों में, तो यही बात है। अभी इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एन और उसकी बहन मार्गोट को उनकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो कौन से शहर में भेजते हैं उनको, तो इसका आंसर है AACHEN, इसको हम पढ़ेंगे आखन, AACHEN, इस शहर में उनको दादी के पास रहने भेज दिया जाता है। अभी कुछ और भी यदि क्वेश्चंस बच गए हैं तो मैं आपको कुछ डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसका पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक है, आ सकता है। अभी और कोई क्वेश्चन नहीं बचा, एक क्वेश्चन और बच सकता है कि क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन आता है चैप्टर में कि एन के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी एज कितनी थी, तो मे बी कि यदि आ जाए तो इसके पिताजी की उम्र होती है, ऑटो फ्रैंक जो होते हैं उनकी उम्र होती है 36, और इनकी जो मदर होती हैं उनकी एज होती है 25। ओके, 36 इनके पापा की उम्र होती है और 25 इनकी मदर की एज होती है जब इनकी शादी होती है इनके पेरेंट्स की। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, अभी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एन को जब बोला जाता है कि तुम बहुत टॉकेटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तो एन क्या जस्टिफिकेशन देती है, क्या बोलती है, मतलब कि मैं बात क्यों करती हूँ, तो वो ये बोलती है कि मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं और ये मुझे जेनेटिकली परंपरागत रूप से मतलब मेरी मम्मी से मुझ में पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो एक विशेषता होती है वो है, इसीलिए इसमें मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे और एग्ज़ाम में आप इनको सही करके आएंगे। यदि आपको इस चैप्टर को पढ़ के इन MCQs को पढ़ के अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो सुझाव मुझे दें, मैं आगे से और अच्छे से उस चीज़ को भी ध्यान रखूँगा जो आप सुझाव देना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।